गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 8 का चैप्टर 1 चला रखा है, जैसे कि हमने जिसका आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 4। ठीक है, 4th पार्ट करेंगे, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम में लिए जाते हैं, कब काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो इससे पहले के जो अपन ने 3 और पार्ट कर रखे हैं वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि यदि वो आप 3 पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको ये 4th पार्ट थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, तो वो अच्छे से देखें, रेगुलर क्लासेस लेते रहें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो नॉर्मली देखो सबसे पहले समझने के लिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स डाले क्यों जाते हैं। ठीक है, वाई, क्यों डालेंगे अपन। ठीक है, क्यों काम में लेते हैं ये। तो जैसे जैसे देखो जो किसान रहते हैं, फार्मर्स जो रहते हैं, वो रेगुलर अपनी क्रॉप प्रोडक्शन करते रहते हैं, लगातार फसल उगाते हैं। ठीक है, जिस कारण जो फसलें रहती हैं वो उनको न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो सॉइल से मिलते हैं, सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स लेती हैं और फिर अपने आप को ग्रो करती हैं। ठीक है, तो लगातार यदि हम फसल पैदा करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे कम होते जाएंगे। ठीक है, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके कारण पेड़ों को एनर्जी मिलती है या फूड मिलता है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जब ये कम हो जाता है तो उससे क्या होगा कि अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, जिस कारण उन न्यूट्रिएंट्स को इक्वली बना के रखने के लिए किनको कम में लिया जाता है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, समझ में आया कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्यों काम में लिए जाते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी आई है सॉइल के अंदर उनको क्या कर सके, पूरी कर सके। ठीक है, बिना मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के भी आप क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है सॉइल के अंदर उसको पूरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, तो इसके देखो 2 रास्ते हैं बेटा। कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते। पहला रास्ता क्या होता है, फल, और दूसरा होता है अनकल्टिवेशन। कल्टीवेशन क्या होता है बेटा, कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, ज़मीन को खोदना। ज़मीन को खोद के जितने भी बिना फालतू के जो छोटे मोटे प्लांट्स हैं उनको हटा देना, ताकि उसके अंदर सीड शोइंग कर सके, बीज उगा सके। ठीक है, तो अनकल्टिवेटेड मतलब उसको खोदना नहीं है। मतलब कि देखो अनकल्टिवेशन समझाता हूँ पहले कि अनकल्टिवेशन क्या होता है। अनकल्टिवेशन का मतलब हो गया कि जैसे मान लो ये आपका कोई खेत है। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर से फसल हटा लेते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे उगे हुए रहते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधे कुछ काम के भी नहीं होते, कुछ टूटे हुए कचरा पड़ा हुआ रहता है, पेड़ पौधों का जो लीव्स वगैरह होती है, ब्रांचेस वगैरह होती है, वो सारी पड़ी हुई रहती है। कल्टीवेशन जब करते हैं तो इसकी पूरी तरीके से सफाई हो जाती है और ये इसके अंदर मिट्टी के अंदर मिक्स होता है। लेकिन अनकल्टिवेशन मतलब अपन को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, जिसके कारण जो ये पेड़ पौधे थे, छोटे पेड़ पौधे, वो अपने आप ही इस खेत के अंदर सड़ने लग जाएंगे, डिके होने लग जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे, और वो खुद ही अपने आप क्या बन जाएंगे, एक मैन्योर बन जाएंगे, खाद बन जाएंगे, और अपने आप ही सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरा कर देगा। ठीक है, तो अनकल्टिवेशन समझ में आया कि खेत के साथ कुछ नहीं करना, उसको 1-2 सीज़न के लिए छोड़ देना। ठीक है, जो भी उसके अंदर पेड़ पौधे या कचरा वगैरह जो भी पड़ा है, वेस्ट मटेरियल जो भी पड़ा है, वो उसके अंदर पड़ा रहने देना, जिसके कारण जो पेड़ पौधे हैं, ग्रीन लीव्स है, ब्रांचेज हैं, ठीक है, रूट्स वगैरह, जितने भी बेफालतू के जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर पड़े हुए हैं, वो वहाँ पे सड़ जाएंगे, और सड़ने के बाद वो क्या होंगे, उसी के मिट्टी की जो ग्रो करने की जो कैपेसिटी रहेगी या न्यूट्रिएंट्स जो रहेंगे वो सारे इसके अंदर अपने आप ही रीगेन हो जाएंगे। दूसरा आता है फैलो का मतलब होता है कि मतलब 1-2 सीज़न के लिए खेत को छोड़ देना। मान लो एक बार फसल उगाई आपने, ठीक है, एक बार रबी की फसल उगा दी, उसके बाद रबी की फसल उगाने के बाद आप खरीफ की नहीं उगाए, छोड़ दिया, या फिर वापस एक रबी की छोड़ दी। ठीक है, मतलब साल 2 साल, 1 साल या 1.5 साल, जितना भी टाइम हो उतने टाइम के लिए ज़मीन को अपन छोड़ देते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं उगाते हैं, जिससे क्या होता है कि ज़मीन जो फील्ड रहेगा वो अपने आप ही अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ करेगा। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब अपने आप ही वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे होने लग जाएंगे टाइम से। ठीक है, तो ये होता है फैलो। लेकिन क्या होता है, यदि इन दोनों का काम में लेता है फार्मर, तो क्या होता है, उसके पास टाइम कम हो जाता है, वो पैसे की प्रॉब्लम आने लग जाती है। क्यों, क्योंकि यदि वो किसान खेती बाड़ी नहीं करेगा, वो क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं करेगा, तो वो क्या खाएगा, क्या कुछ नहीं खा पाएगा, जिस कारण वो क्या नहीं कर पाता, इन दोनों रीजंस को फॉलो नहीं कर पाता। ना तो वो अपनी ज़मीन को 1-1.5 साल के लिए छोड़ सकता है, और ना फिर वो अपने अनकल्टिवेटेड ज़मीन को रख सकता है, मतलब वैसे कि वैसे उसको रख ले। ठीक है,
तो वो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इस कारण ये दोनों रीजंस कैंसिल हो जाते हैं, ये नहीं कर पाता है। और जब वो ये नहीं कर पाएगा तो क्या होगा है बेटा, जब वो ये नहीं कर पाएगा तो उसको क्या करना पड़ता है, एक तीसरा रास्ता लेना पड़ता है। तीसरा रास्ता कौन सा? तीसरा रास्ता आता है आपका मैन्योर्स या और फर्टिलाइजर्स का। किसका? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का। उसको क्या काम में लेने पड़ेंगे? मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैन्योर कभी फर्टिलाइज़र नहीं होगा, फर्टिलाइज़र कभी मैन्योर नहीं होगा। मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ अच्छे से याद रखना। ठीक है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स लिख देंगे। ठीक है, और नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को काम मिलेगा। अब देखो मैन्योर्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ठीक है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? देखो मैन्योर्स 3 तरीके का होता है, 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? ठीक है, एक होता है कंपोस्ट, ठीक है, एक होता है ग्रीन मैन्योर, ओके, एंड लास्ट होता है आपका कौन सा? फार्म येड मैन्योर। अब देखो ये 3 टाइप्स का हो गया। ठीक है, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर एंड फार्म येड मैन्योर। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट के अंदर क्या होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे काउ डंग हो गया, ठीक है, डेड एनिमल्स का एक्सक्रेटा वगैरह हो गया, जो एक्सक्रेटा होता है वो हो गया, यूरिन वगैरह जो हो गया, उन सबको क्या करा जाता है, छोटे छोटे जानवरों के से, ठीक है, छोटे छोटे जानवरों से उनको सड़ाया जाता है। और उनके कारण उनको सड़ाने के बाद क्या बनता है, एक मैन्योर बनता है। उसे मैन्योर को क्या बोलते हैं? कंपोस्ट। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि आजकल जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, जो काउ डंग होता है, गाय का गोबर वगैरह जो होता है, उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, घर से दूर कहीं पे इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में जब वो अच्छी तरीके से सड़ जाता है, ठीक है, अच्छी तरीके से सड़ जाता है तो उसको वो खेतों में डाल देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? आपका कंपोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपोस्ट। दूसरा आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर मतलब हरे पेड़ पौधे, मतलब कल्टीवेशन के साथ ही यदि आप पर हरे पेड़ पौधे यदि उसके अंदर मिला देते हैं मिट्टी के अंदर, या जो लेगुमिनस, ठीक है, प्लांट्स, जो लेगुमिनस प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि क्या करते हैं, जो ग्रीन होते हैं, और उसी के साथ साथ मेन चीज़ क्या होती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूरी करने का काम करते हैं। तो जैसे कि आपका जो नॉर्मल सा यदि आपको याद है, जो पल्सेस रहती हैं वो सारी क्या होती है? लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, पल्सेस क्या करती है, हमेशा दालें हमेशा नाइट्रोजन की जो कमी होती है मिट्टी के अंदर उसको पूरी कर देती है। तो ग्रीन मैन्योर समझ में आ गया। जो प्लांट्स होते हैं पल्सेस वगैरह के बीज यदि उसके अंदर डाल दें, प्लांट्स डालते हैं, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। थर्ड आता है फार्म यील्ड मैन्योर। फार्म यील्ड मतलब फार्म मतलब जहाँ पे कैटल्स वगैरह, गाय भैंसे, काउज, बफेलोज, ये सब जहाँ पे पाली जाती हैं उनसे क्या बोलते हैं? फार्म बोलते हैं। ठीक है, अब फार्म से जब गाय भैंसे वहाँ पे पाली जाएंगी तो उनसे उनका एक्सक्रेटा भी निकलेगा, यूरिन भी निकलेगा, बिना और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलेंगे। तो उन सारे वेस्ट मटेरियल को जब सन में यानी धूप के अंदर जब उनको सुखा लिया जाता है तो उनको सुखाने के बाद जो मैन्योर बनता है उसे क्या बोलते हैं? फार्म येड मैन्योर। समझ में आ गया? क्लियर? तीनों टाइप्स के मैन्योर समझ में आ गए। अब देखो ये मैन्योर्स होते हैं, मैन्योर्स हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब कोई भी केमिकल नहीं होता है। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा अभी और बताऊंगा। फर्टिलाइजर्स क्या होता है? फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं और ये हमेशा किस में बनते हैं? फैक्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, किसमें बनते हैं? फैक्ट्रीज़ के अंदर। किसके अंदर? फैक्ट्री के अंदर। केमिकल्स होते हैं, ये कभी भी आपको किसी भी प्लांट से नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये और किसी या एनिमल्स से नहीं मिलेंगे, ये आपको फैक्ट्रीज में मिलते हैं, जो फैक्ट्रीज में मशीनों से बनाए जाते हैं। ठीक है, 2 मेन फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक तो आ गया आपका कैन, ओके, कैन, एक कैन के बारे में, कैन में C4 आता है क्लोरीन, A4 आता है अमोनिया एंड N4 आता है नाइट्रेट।
ठीक है, क्या, कैन में क्लोरीन, अमोनिया एंड नाइट्रेट। तो ये किसका है, एक फर्टिलाइजर का टाइप है। एक और टाइप होता है आपका NAP। NAP क्या होता है, N फॉर नाइट्रोजन, A फॉर अमोनिया एंड और A फॉर आता है आपका फॉस्फोरस। तो ये सारे क्या हैं, ये क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रेट, फास्फोरस, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट केमिकल्स अपन को किसे मिलते हैं, पैकेट्स के अंदर मिलते हैं, दुकानों पे हमेशा फर्टिलाइजर्स बिकेगा, मैन्योर दुकानों पे नहीं बिकता है। ठीक है, तो मैंने समझ में आ गया कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो नेचर से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, और मैन्योर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमेशा नेचर से प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस, कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बीच में भैया क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, इधर लिखता हूँ मैन्योर, अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होते हैं, 5 डिफरेंस याद करने हैं, ज़्यादा याद नहीं करने हैं। पहला, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि नेचर से मिलते हैं। ठीक है, और ये दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ में आ गया पहला, कि ये नेचर से मिलते हैं, ये नेचर से नहीं मिलते हैं। समझ में आ गया, दीज आर गुड फॉर सॉइल फर्टिलिटी। ये हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। These are not too good for soil fertility, कि ये सॉइल फर्टिलिटी के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। थर्ड, दिस डज नॉट हैव एनी पोल्यूटेंट्स, कि इनके अंदर कोई भी पोल्यूटेंट आपको बता रखा है, पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जिनसे पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, तो इनके अंदर मैन्योर्स में कोई भी पोल्यूटेंट नहीं होता, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिससे कि आपका पोल्यूशन क्रिएट होगा। लेकिन इसके अंदर दिस कॉज वाटर पोल्यूशन। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो वाटर पोल्यूशन के एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। ठीक है, फोर्थ, दीज आर फॉर्म्ड नेचुरली। ठीक है, या ये हमेशा किससे बनते हैं, नेचर से बनते हैं, इसलिए दीज आर फॉर्म्ड मैनुअली मतलब इंसान बनाते हैं इनको, नेचर नहीं बनाता है। ठीक है, 4 समझ में आ गया। 5th वाला ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे नई जगह दिखाई नहीं देगा शायद आपको। ठीक है, तो 5th वाला देखो और सोचो, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में दीज हैव सिंपल या दीज इंक्रीज। ठीक है, these increase these makes soil porous।
पोरस का मतलब होता है कि सोइल को क्या बना देता है, ये थोड़ा लेस डेंस बना देता है। डेंस का मतलब वो सोइल को ऐसा समझो एकदम बारीक कर देता है और उसके अंदर एयर इजीली पास हो सकती है। पोरस का मतलब हो गया एकदम एयर पास होनी चाहिए, एयर पास हो जाती है, जिस कारण प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनको एयर अच्छी क्वालिटी मिलती है। बट ये दिस डज नॉट मेक सॉइल पोरस, लेकिन ये सॉइल को पोरस नहीं बनाता है, जिस कारण एयर इजीली पास नहीं हो पाते। तो मेनली ये 5 आपके डिफरेंस होते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला पढ़ते हैं। अब देखो ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स काम में ले जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी टॉपिक यदि वापस पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख दें कि सर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे बताओ। ठीक है, रेगुलर क्लासेस लेते रहना, क्योंकि यदि क्लासेस मिस करोगे तो उसका कोई भी रीज़न नहीं होगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी मेहनत करने का। ओके, सो अब एक लास्ट बात कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के अलावा भी एक तरीका और होता है जिसके कारण अपन सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी रहते हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब मिक्स्ड मतलब मिक्स में, और क्रॉपिंग मतलब क्रॉप्स, मतलब एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स के क्रॉप्स यदि अपन उगाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होते हैं। कैसे होते हैं सर, देखो यदि मैं कहूँ कि एक जगह मैं क्या करा, मैंने क्या उगाया, वीट। ठीक है, और वीट के साथ मैंने क्या उगा दी, पल्सेस। पल्सेस के अंदर कौन सी उगा दी, मैंने ग्राम उगा दी। ठीक है, तो क्या होगा कि जो वीट के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी आएगी, वीट को जो नाइट्रोजन चाहिएगा वो कौन देगा, पल्स देगा उसको। क्या होगा, कौन देगा उसको, पल्स देगा। ठीक है, पल्सेस जो रहेंगी वो वीट को नाइट्रोजन देंगी, जिसका नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। ओके, नाइट्रोजन की जो भी कमी आएगी मिट्टी के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी, ये लेता रहेगा और ये इसको देता रहेगा। क्लियर, तो इस तरीके से जब मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं तो इस तरीके से करी जाती है कि एक की जो डिमांड रहती है वो दूसरे की डिमांड से एकदम अपोजिट रहती है। मतलब एक को यदि नाइट्रोजन चाहिए तो दूसरे को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, दूसरा नाइट्रोजन बनाएगा। ठीक है, एक को यदि फास्फोरस चाहिए तो दूसरा फास्फोरस बना के देगा। तो इस तरीके से जो क्रॉपिंग करी जाती है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक साथ उगाई जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपका मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का पॉइंट कंप्लीट होता है। यदि कोई दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इरिगेशन पढ़ेंगे, जो आप देखना मत भूलना। रोज़ाना 10 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है, तो 10 बजे आप अपने नोटबुक और पेन लेके अपने नोट्स कंप्लीट करते रहें। जितना भी लिखवाऊँ उस सबको लिखते रहा करो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।